आपका शुभ नाम? मेरा नाम योगेश शुक्ला है। मैं और आईआईटी पवई का रहने वाला हूँ। वोटर कहाँ के हैं आप? ईशान्य मुंबई? ईशान्य मुंबई के अच्छा। ईशान्य मुंबई के वोटर हैं। पिछले 20 साल से हम यहीं रहते हैं मुंबई में। योगेश जी, अभी इलेक्शन का माहौल है। लोकसभा 2024 में बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र दिखाया है ठीक और है। कांग्रेस अपना घोषणा पत्र लेकर आई है। ठीक है। तो आप किस तरह से कांग्रेस के घोषणा पत्र को किस नज़रिए से देखते हैं और क्या क्या उसमें खामियां हैं जो हम लोग के देश को नुकसान अभी तक पहुंचाया गया और आगे भी पहुंचाया जाएगा? खामियों की बात की जाए तो उसमें कोई विजन नहीं है देश के लिए उनके। और मुझे ऐसा लगता है ना कि बस एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या कुछ चुनिंदा लोगों के अपीजमेंट के लिए ही बनाया ही गया है वो पूरी की पूरी तरह पे। देश को क्या मिलेगा, देश के लिए क्या किया जा सकता है फ्यूचर में, ना उस पर इंफ्रास्ट्रक्चर पे ढंग की कोई बात हुई है, ना देश की ज़रूरत की कुछ कानूनों पे बात हुई है, ना हमने गरीब तर पे बात की है। कोई ठोस बात वहाँ हुई नहीं है। बस गोल गोल घुमाने की कोशिश की गई है। तो मुझे ऐसा कोई विजन नहीं लगता उनके मैनिफेस्टो में कुछ ऐसा है जिसका फ़ायदा देश को मिल सकता है। और जैसे अभी पुराने रद्द किए गए बहुत सारे कानूनों की बात की है, हम वापस लेके आएंगे। 370 हो गया, ट्रिपल तलाक हो गया। तो आप वापस क्यों लेके आओगे उसको? उसके पीछे का लॉजिक भी नहीं बता रहे हैं आप। क्या ये ऐसे कुछ कानून हैं जिसका लाभ डायरेक्टली पब्लिक को मिला है, तो अगर आप वापस ले आ रहे हो उन कानूनों से तो उसका लाभ किसको जाएगा या देश को उसमें प्रॉफिट होगा, वो भी आप समझाने में नाकाम रह चुके हैं। अगर आपको कोई प्रश्न किया भी जा रहा है तो उस पर आप कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो मुझे इसलिए लगता है कि वो विफल मैनिफेस्टो है। अच्छा, अभी अगर गरीब और अमीर की बात की जाए, पहले बम धमाके अधिकतर सुनाई पड़ते थे, अब आजकल शांत है पूरा देश। इस पर क्या कहना है आपका? देखो, मैं आपको अगर मोदी जी के अचीवमेंट्स या करेंट जो गवर्नमेंट है उसके अचीवमेंट्स के बारे में बात करें करेंट गवर्नमेंट से, तो 2014 हम मतलब मुख्य तौर पे मैं ऐसा कहूँगा, मेरा जो 5-10 साल का ऑब्जर्वेशन है या 15 साल का ऑब्जर्वेशन है इस राजनीति को लेकर, पुरानी सरकार जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की थी उनकी भी हमने देखी है। तो मैं मुख्य 4-5 बिंदुओं पे आपको बात करूँगा। एक है इकोनॉमी। डॉक्टर मनमोहन सिंह खुद एक इकोनॉमिस्ट है, ठीक है। उनके कार्यकाल में देश जो था, वो जो मॉर्गन स्टैनली जैसे इंस्टीट्यूशन है जो फाइनेंशियल रेटिंग देते हैं, उन्होंने कहीं तो भारत को फ्रेजाइल 5 में रखा था। फ्रेजाइल 5 ऐसे देश जो कब बिखर जाएंगे या कब बैंकरप्ट हो जाएंगे किसी को मालूम नहीं। आज 8 साल या 10 साल के प्रोग्रेस के बाद, जहां आज कांग्रेस और विरोधी पार्टियों के लीडर कहते हैं कि हम इकोनॉमिक तौर पे विफल रहे हैं, आज हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। हम बात कर रहे हैं कि हम 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कैसे बनेंगे, क्या चीज़ें हमको करनी है, उसके ऊपर डिस्कशन की जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से। तो मुझे एक ऐसा चीज़ लगता है ना कि शायद इकोनॉमिस्ट होने के बाद भी उनके पास तो विजन था, बट पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी के पास, बोलते ना कि एक गठजोड़ में एक टीम के नाते उनके पास वो विजन ना तब था और ना आज है, ठीक है। दूसरा बात करते हैं कि देश के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हुआ है, हम सब ने देखा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के काम में बहुत बार ऐसा कह दिया गया कि यार देश के पास पैसा ही नहीं है ये, या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का काम, मुंबई के मेट्रो के ही काम ले ले जो घाटकोपर से लेकर अंधेरी तक चला हुआ है, उसी को कंप्लीट होने में उसके 3 टेन्योर्स बढ़ाए गए। मतलब आपने कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम कभी भी समय पे पूरा नहीं किया। समय पे पूरा नहीं करने के पीछे शायद करप्शन था, कि समय पे पूरा हो जाता तो वो एक्सेस पैसे नहीं आते, तो करप्शन बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व था, इंफ्रास्ट्रक्चर कभी पूरा नहीं हुआ। अब आप 2014 के बाद देखोगे तो शायद जितने ही इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो भी गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं, करेंट गवर्नमेंट जो है मोदी जी की, उन्होंने जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लॉन्च किए, या तो वो समय पे पूरे हो जा रहे हैं या बहुत ज़्यादा टाइम पे, तो समय के बहुत पहले पूरे हो जा रहे हैं। और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है। आज हम दिल्ली से मुंबई जाने की बात करते हैं 12 घंटे बाय रोड पे। आज हम दुरंतो जैसी ट्रेन चला रहे हैं, आज वंदे भारत जैसी ट्रेन चला रहे हैं, वंदी स्लीपर ट्रेन भी आ रही है थोड़े दिनों में। तो चाहे जिस सेक्टर में बात कर लीजिए, चाहे वो रोड हो, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, हर जगह इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट। और ये दिखता है जब ये सारी चीज़ें आप बनाते हैं, लोगों को सामने प्रत्यक्ष रूप से एक्सपीरियंस होता है इन सारी चीज़ों का, तो गवर्नमेंट के ऊपर जो है भरोसा बनता है। फिर बात करते हैं सिक्योरिटी पे। सिक्योरिटी पे बात करेंगे तो आए दिन यहाँ वहाँ जब हम पार्क या कहीं घूमने जाते थे, रेलवे स्टेशन पे जाते थे, आए दिन हमको अनाउंसमेंट सुनने मिलता था, या फिर ऐसे बोर्ड लगे हुए मिलते थे कि अपरिचित चीज़ों को हाथ ना लगाए, उसमें बम होने का संदेह है।
तो मेरा ऐसा मानना है कि हम विफल थे उस समय, पूरी तरह से विफल थे। हम क्या हमारे पास सेना नहीं थी, क्या हमारे पास RNAW नहीं था, कि इंटेलिजेंस ब्यूरो नहीं थी, आज भी वही सामग्री है, पर शायद इच्छा शक्ति नहीं थी। तब की जो सरकार थी उसके पास इच्छा शक्ति नहीं थी, बस इसी वजह से हम विफल हो रहे थे। तो वो एक चीज़ थी। अब बात करते हैं कि यार पुराना जो अभी इनका, आपने जैसा बोला कि इनका मैनिफेस्टो भी आया है, उनका एक मैनिफेस्टो आया, उसमें बात करते हैं अपीसमेंट की, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की अपीसमेंट की बात करते हैं। कि प्रधानमंत्री ने हाल फिलहाल में एक इंटरव्यू मंच पे बोला भी था कि शायद कांग्रेस का मैनिफेस्टो ऐसा है जिससे माताओं बहनों की मंगलसूत्र चली जाएंगी। और मुझे इसमें संदेह नहीं है, ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये ऑलरेडी हो भी रहा है, नया नहीं है। आज मैं अपने मंदिरों में जाता हूँ या वहाँ जो चढ़ावा चढ़ाता हूँ, ये हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एक्ट किसने लाया देश में? आज आप बोलते हो कि मैं सेकुलर देश हूँ, पर एक धर्म विशेष के लोगों से टैक्स लिया जाता है क्योंकि वो अपने मंदिरों में जाते हैं। तो हम तो शायद मुगलिया सल्तनत के अंतर्गत आज भी जी रहे हैं। तो ये तो कांग्रेस की मानसिकता 60 सालों से थी, क्यों नहीं कांग्रेस ने उस पर बात की? तो बात तो सही है। आज मैं अपने भगवान को जो दान दे रहा था इतने सालों में, वो किसके काम में जा रही है? मेरे कम्युनिटी के। मैं एज अ हिंदू अगर बात करूं तो मेरी कम्युनिटी के लोगों के तो जा नहीं रहे हैं। तो कौन सी कम्युनिटी के लोग जा रहे हैं? ये वही कम्युनिटी के लोगों के पास जा रहे हैं ना, जहाँ जिनके 6-6 बच्चे हैं, 7-7 बच्चे हैं। क्या लोग घुसपैठिए नहीं है? क्या लोग बांग्लादेश से, पाकिस्तान से या म्यांमार से आके अपने देश में नहीं बसे हैं? तो क्या प्रधानमंत्री ने जी गलत बोला? आप बोल दीजिए नहीं बसे हैं। राहुल गांधी जी को, प्रियंका गांधी जी को बोलना चाहिए कि घुसपैठिए नहीं आए हैं इस देश में। क्या जो लोग घुसपैठिए बन के आए हैं, क्या मेरे माता बहनों की जो जुड़ी हुई रखी गई जमा पूंजी है, कल को आप बोल रहे हो कि आप सर्वे कराओगे तो उस डेटा का करोगे क्या? आप सर्वे कराओगे, वो डेटा कुछ तो किया जाएगा ना। तो उस डेटा के बेसिस में आप टैक्स रिजिम में चेंजेस नहीं लाओगे। आप बता दीजिए कि मैं वो डेटा के बेसिस में टैक्स रिजिम के चेंजेस नहीं लाऊंगा। प्रियंका गांधी को बोलना चाहिए, अगर टैक्स रिजिम में चेंजेस आते हैं या इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो मैं अपने माँ बाप से या मेरे दादा से इनहर्ट करूंगा, उसके ऊपर टैक्सेस नहीं लिए जाएंगे। कांग्रेस पार्टी को क्लियर करना चाहिए। टैक्सेस लिए जाएंगे मतलब मेरे माँ बाप द्वारा जुटाई गई संपत्ति पे सीधा सीधा आप सेंध लगा रहे हैं। मेरे पिता ने जो मेरे लिए या मेरे बच्चों के लिए या उनके बच्चों के लिए जो संपत्ति इकट्ठा की है, उनकी सुख समृद्धि के लिए जो संपत्ति इकट्ठा की है, मेहनत करके की है, कहीं से पाए नहीं है। माँ दादाओं ने कहीं से पाया नहीं है, वो जमा किया है। या मैं जो जमा करूंगा अपने बच्चों के लिए, वो मेहनत करके जमा करूँ। कोई और घुसपैठिया क्यों ले जाएगा वो पैसा? आप जस्टिफाई कीजिए हमको, या क्लियरली बताइए। इन्हीं सब कारणों को लेकर तो अब की बार बीजेपी 400 पार करेगी और 100% 400 पार करेगी बीजेपी। इसमें कोई शक या कोई संदेह नहीं है, क्योंकि बीजेपी जो बात कर रही है वो लॉजिक की बात कर रही है, जो मुझे पढ़ रही है, मेरे जैसे आम इंसान को, जो देश में रोज न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, जो रोज न्यूज़ देख रहा है, जो बदलता हुआ माहौल देख रहा है, उसको फुल कॉन्फिडेंस है कि 400 पार जो मोदी जी कह रहे हैं वो जरूर आएगा। और बहुमत की सरकार तो 110% बनाएंगे, बीजेपी अपने दम पे बनाएगी। थैंक यू योगेश जी। धन्यवाद।